हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 हमारी चल रही है। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है शिक्षण के प्रतिमान टीचिंग मॉडल्स या मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग के अंदर हमने सबसे पहला टीचिंग मॉडल कर रहे हैं, दैट इज ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल की ग्लेजर के द्वारा जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया गया है वो क्या है। प्रीवियस लेक्चर तक आपने देखा कि जो ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल है उसकी आधारभूत मान्यताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उसकी कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जब हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी तो हमने पाया था कि जो ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल है उसके 4 बेसिक जो है वो क्या है, तत्व हैं। 4 बेसिक तत्व कौन कौन से थे? सबसे पहला था इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य, और दूसरा क्या था इसके अंदर एंट्रिंग बिहेवियर, प्रारंभिक व्यवहार, जहां हम बच्चे के व्यवहार, स्टार्टिंग के व्यवहार के बारे में, एंट्री बिहेवियर के बारे में जानकारी लेते हैं। और तीसरा क्या था इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, प्रक्रिया की जानकारी लेने के बाद पढ़ाना जो है वो किस तरह से है। और फोर्थ था इसके अंदर परफॉर्मेंस असेसमेंट, पढ़ाने के बाद जो इवैल्यूएशन फेज है वो किस में आ जाता है, आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट के अंदर आ जाता है, जहां लर्नर का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है, जिससे उसकी कमियां और खूबियां हर चीज के बारे में जो है वो पता लगाया जाता है। ये क्या था ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसके अंदर हमने बेसिक कंपोनेंट्स करे थे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल्स है उसको हम फंडामेंटल एलिमेंट्स के बिहाफ पर किस तरह से जो है वो लिखेंगे, क्योंकि हमने जब टीचिंग मॉडल स्टार्टिंग में जब हमने उसकी डेफिनेशंस और मेजर चीजें करी थी तो हमने क्या पाया था कि हर किसी टीचिंग मॉडल के क्या है, कुछ बेसिक आधारभूत क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स के बिहाफ पर जो है हम ये देखेंगे कि ग्लेजर बेसिक मॉडल में वो आधारभूत तत्व जो है वो किस तरह से थे और कौन कौन से थे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल को फंडामेंटल एलिमेंट्स के बिहाफ पर जो है वो देख रहे हैं। In terms of fundamental एलिमेंट्स, जो आधारभूत तत्व थे किसी भी टीचिंग मॉडल के, उनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लेजर ने अपने टीचिंग मॉडल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जब हम फंडामेंटल मॉडल्स की या एलिमेंट्स की जब बात कर रहे हैं, आधारभूत तत्वों की जो हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी शिक्षण प्रतिमान के बेसिक जो है वो आधारभूत तत्व कितने थे? 6 बेसिक आधारभूत तत्व थे। कौन कौन सा? फोकस यानी कि केंद्र बिंदु, दूसरा क्या था इसके अंदर सिंटेक्स यानी कि संरचना, तीसरा क्या था इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के नियम, चौथा था इसके अंदर सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, फिफ्थ था हमारे पास इसके अंदर सपोर्ट सिस्टम, अवलंब प्रणाली, और सिक्स्थ था इसके अंदर प्रयोग। तो किस तरह से जो ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल है वो इन 6 तत्वों के अंदर जो है वो विभक्त है, या कौन कौन से मेजर जो है वो कार्य किए गए हैं। तो अगर हम फंडामेंटल एलिमेंट्स देख रहे हैं तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के केंद्र बिंदु जो है वो कौन कौन से थे। ये क्या है, किसी भी फंडामेंटल या टीचिंग मॉडल का बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आता है सेकंड। सेकंड क्या था हमारे पास, दैट इज सिंटेक्स, जिसे हिंदी में हम संरचना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन जिसे हम हिंदी में प्रतिक्रिया के नियम बोलते हैं। ये हमारे पास थर्ड फंडामेंटल एलिमेंट है।
फिर आता है हमारे पास फोर्थ, दैट इज सोशल सिस्टम। इसे हम हिंदी में सामाजिक प्रणाली बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ, दैट इज सपोर्ट सिस्टम। अवलंब प्रणाली। ये क्या है हमारे पास फिफ्थ, और उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ आता है एप्लीकेशन। जिसे हिंदी में प्रयोग जो है वो बोला जाता है। ये क्या है हमारे पास बेसिक जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है। अब हम देखेंगे कि जो ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल हमने किया था बुनियादी शिक्षण पर प्रतिमान, उसके फोकस पॉइंट क्या था, उसकी संरचना किस तरह से हुई, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पर वो किस तरह से काम करता है, सोशल सिस्टम उसमें कौन कौन से हैं, सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं, और एप्लीकेशन जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर फोकस की, कि जो ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल है उसके मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो कौन कौन से थे। तो अगर हम फोकस पॉइंट की बात करते हैं तो फोकस पॉइंट में जो ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल है उसके मेजर जो है हमारे पास केंद्र बिंदु कितने थे, 4 थे। सबसे पहला क्या था, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य। दूसरा था इसके अंदर एंट्रिक बिहेवियर। थर्ड था इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, और फोर्थ था इसके अंदर परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये मेजर क्या थे, 3-4 जो हैं वो बेसिक केंद्र बिंदु थे किस चीज के, ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के, जिसे हमने कंपोनेंट्स की संख्या जो है वो दी थी। हमने क्या देखा था, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। जब उद्देश्यों का निर्माण हो जाता है उसके बाद एक बच्चे के हम क्या देखते हैं, प्रारंभिक व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाती है। प्रारंभिक व्यवहार की जानकारी लेने के बाद उसकी जो है वो अनुदेशात्मक प्रक्रिया आ जाती है कि उसे उस विषय वस्तु या कंटेंट के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता है, और जब उसे पढ़ा दिया जाता है तो उसके अंदर किस तरह की खूबियां डेवलप हुई हैं और किस तरह की कमियां जो है उसके अंदर रही हैं उसको जो है वो चेक किया जाता है, मूल्यांकन उसका किया जाता है, उसकी परीक्षाएं जो है वो ली जाती हैं। तो ये क्या थे, दीज आर द 4 बेसिक फोकस पॉइंट ऑफ ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल। ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के 4 जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो ये थे। अब हम ये देखते हैं कि संरचना जो है वो किस तरह से जो है वो ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल की जो है वो करी जाती है। संरचना में हमने क्या देखा था कि संरचना का मतलब क्या होता है कि किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो टीचिंग प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है जो है वो चेक इसके अंदर जो है वो करी जाती है, कि सबसे पहले अध्यापक क्या कार्य करता है, दूसरे पद के ऊपर क्या कार्य करता है, तीसरे पद के ऊपर क्या कार्य करता है, चौथे पद के ऊपर क्या कार्य करता है। इस तरह से संरचना जो है वो कौन कौन सी थी, उसके जो है वो सीक्वेंस स्टेप जो है वो कौन कौन सा रहा। तो सबसे पहले क्या था, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स। पहला है हमारे पास फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना कि कौन कौन से अनुदेशात्मक उद्देश्य एक बालक के परिपूर्ण जो है वो करे जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा डिटरमाइनिंग
एंट्री बिहेवियर, यानी कि छात्र के प्रारंभिक व्यवहार का पता लगाना। यहाँ क्या किया जाएगा, छात्र के प्रारंभिक व्यवहार का पता जो है वो लगाया जाएगा। इस स्टेप के अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षण प्रणाली या किसी भी शिक्षण को, टीचिंग को जो है वो प्रिपेयर या फॉर्मुलेट जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कैरी आउट इंस्ट्रक्शनल वर्क। कैरी आउट इंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके अंदर जो है अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुदेशात्मक प्रक्रिया जो है वो करी जाएगी। शिक्षण तकनीक और शिक्षण सामग्री का चयन करते हुए विद्यार्थियों को जो है वो टीचिंग करवाई जाएगी, शिक्षा का प्लानिंग करी जाएगी, आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर आता है इसके अंदर फोर्थ, दैट इज डिटरमाइनिंग अल्टीमेट बिहेवियर। टर्मिनल बिहेवियर भी बोल देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, हम लास्ट का जो है वो अल्टीमेट बिहेवियर भी बोल देते हैं। जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना। ये क्या है, ये संरचना है किस चीज की, ग्लेजर के बेसिक टीचिंग मॉडल की। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स किया जाएगा, फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण जो है वो किया जाएगा, निर्धारण करना। दूसरा क्या है, डिटरमाइनिंग एंट्री बिहेवियर, यानी कि छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार का पता या जानकारी जो है वो ली जाएगी, छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार का पता लगाना। तीसरा क्या है, कैरी आउट इंस्ट्रक्शन वर्क, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के पूर्ण हेतु अनुदेशात्मक प्रक्रिया करना या शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करना। चौथा क्या है हमारे पास, डिटरमाइनिंग टर्मिनल और अल्टीमेट बिहेवियर, यानी कि किस चीज का पता लगाना, शिक्षा के या शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों में आए परिवर्तन का, व्यवहार में आए परिवर्तन का मूल्यांकन जो है वो इसके अंदर किया जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या था, जिसे हम कहें प्रतिक्रिया के नियम। प्रतिक्रिया के नियम का मतलब क्या था कि जहां हम ये कह रहे थे कि जब टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में एक अंतःक्रिया हो रही है, एक सोशल सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उसे जो है वो किस तरह से इफेक्टिव किया जाता है। जब एक अध्यापक एक बच्चे से प्रश्न पूछता है और बच्चा जो है उस प्रश्न का उत्तर देता है, तो उस उत्तर के रिस्पॉन्स में टीचर जो है वो किस तरह की क्रिया जो है वो करता है, या एक अध्यापक के बीच में और एक जो लर्नर है अधिगम करता है, उन दोनों के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो किस तरह से जो है इसके अंदर डेवलप होगी। तो किन चीजों को जो है इसके अंदर, बेसिक चीजों को ध्यान जो है वो रखा गया है। तो प्रतिक्रिया के नियम के अंदर सबसे पहला हमारे पास इसके अंदर आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतर्निर्भरता का नियम। अंतर्निर्भरता का नियम क्या है कि हर गतिविधि के लिए यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के अंदर मुख्य बिंदु जो है वो कौन है, अध्यापक होता है। और अध्यापक जो है वो ये ध्यान रखता है कि आपस में जो है वो क्या होनी चाहिए, संबंध होनी चाहिए, परस्पर जो है वो निर्भरता होनी चाहिए। टीचर जो है वो टाइम टू टाइम अपने अध्यापक जो है वो बच्चों से इंटरेक्शन करे, अंतःक्रिया करे, और जो लर्नर है, अधिगम करता है, वो अपने अध्यापक से जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंतःक्रिया जो है वो करे। विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस तरह से प्लान करी जाएंगी कि दोनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंतःक्रिया जो है वो हो पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। हिंदी में जिसे हम ये कहेंगे कि सक्रियता का प्रणियम।
कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिहाफ पर कि जो व्यवहार है, व्यवहार में इस तरह की शब्दावली को यूज किया जाएगा कि छात्रों का अध्यापक के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंतःक्रिया हो और बच्चों का जो है वो उसके अंदर सक्रिय जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसकी हो, स्टूडेंट की जो है वो होनी चाहिए। और वो हर काम के लिए जो है वो किस पर आधारित होगा या किस पर निर्भर करेगा, अपने अध्यापक के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निर्भर जो है वो करेगा। अर्थात कि जो एक लर्नर है या हम कहें जो टीचर है वो बिल्कुल एक्टिव होकर, सक्रिय होकर अपनी हर भूमिका का क्या करेगा, इसके अंदर निर्वह करेगा। उतना ही एक्टिव जो है वो कौन रहेगा, लर्नर भी होगा। लर्नर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर सक्रिय रहेगा और जो एक शिक्षक है वो अपने कार्य को करने के लिए यहाँ हर समय जो है वो सक्रिय भूमिका जो है वो निभाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप जिसे हिंदी में कहा जाता है उपचार कार्य का नियम। उपचार कार्य का नियम का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाते हुए ऐसा तो नहीं है कि सभी लर्नर्स को एक बार टीचर के पढ़ाने से सब चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। कई बार क्या देखते हैं हम कि अध्यापक जब पढ़ा रहा है तो बहुत टाइम जो है पढ़ाने के बाद जो है वो बच्चे को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, तो वहां पर उसके साथ जो है वो उपचार का नियम फॉलो किया जाएगा कि जहां उसकी त्रुटियां या किसी तरह की जो है वो कमियां आ रही हैं, उसकी हर तरह की डेफिशिएंसी, हर तरह की कमी को पता लगाया जाएगा और पता लगाने के साथ साथ उसे जो है वो दूर किया जाएगा। फॉलो अप का मतलब ही ये हो गया कि उसकी फीडबैक जो है वो ली जाएगी, प्रतिपुष्टि करी जाएगी कि जो चीज अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो उसका दोबारा से जो है वो रिमीडियल वर्क जो है वो किया जाएगा, उपचारात्मक कार्य जो है वो किया जाएगा। हर समय जो है वो बच्चे की त्रुटियों को, बच्चे की कमियों को दूर करने की कोशिश जो है वो करी जाएगी। किसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप के। ठीक है, अब हम देखते हैं सोशल सिस्टम कि सामाजिक प्रणाली क्या होता है। सोशल सिस्टम, देखिए सोशल सिस्टम का अर्थ क्या हो गया कि कितनी ज्यादा जो है वो उसके अंदर क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। कि अगर हम देखें इस चीज को, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, या इस टीचिंग मॉडल की बात करें तो टोटली जो है वो किसके डोमिनेट है, टीचर के डोमिनेट है। यानी कि आधार जो है शिक्षण प्रतिमान का जो है वो क्या है, शिक्षक जो है इसके अंदर ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है। तो हम क्या देखते हैं कि टीचर डोमिनेंट जो है वो एनवायरनमेंट हमें मिलता है। सामाजिक क्रिया जो है वो किस तरह की होगी इसके अंदर, या मैं ये कहूं कि जो स्टूडेंट है वो टोटली जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट ऑन टीचर। जो अधिगम करता है वो पूर्ण रूप से जो है वो अपने अध्यापक के ऊपर आधारित जो है वो रहेगा। उसके साथ साथ हम ये कहें कि जो किसी भी प्रतिमान, इसके अंदर हम देखें कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की हम ये देखना चाहें कि उसके अंदर कितनी ज्यादा जो है वो सक्सेसफुलनेस हुई है, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो एक अध्यापक की एबिलिटी और क्षमताओं के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। Success of model depend on competency and ability of टीचर। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि टीचर डोमिनेट ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा कार्य जो हैं वो किसके करे जाते हैं, अध्यापक के द्वारा करे जाते हैं। जो स्टूडेंट है वो अपनी हर क्रिया के लिए, प्रतिक्रिया के लिए किस पर आश्रित होता है, वो अपने टीचर के ऊपर आश्रित होता है। इसलिए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस टीचिंग मॉडल के बिहाफ पर टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल रही है, तो उसके अंदर जो एक टीचर है उसमें प्रॉपर जो है वो दक्षता होनी चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर जो है हर तरह की टीचिंग से संबंधित क्षमताएं जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि व्हाट आर द सपोर्ट सिस्टम, अवलंब प्रणाली जो है वो कौन कौन सी होती है। अवलंब प्रणाली की पढ़ाने के लिए
टीचर के द्वारा किस किस तरह के सपोर्ट सिस्टम को इसके अंदर जो है वो यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, शिक्षण और अधिगम के लिए सुटेबल सुव्यवस्थित जो है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सपोर्ट सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि टीचर की एबिलिटी, टीचर की कॉम्पिटेंसी जो है उसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसमें क्या माना जाता है कि जितनी ज्यादा प्री सर्विसेज प्रोग्राम और एंड इन सर्विसेज प्रोग्राम जो है, ये फैसिलिटीज जो है किसको दी जाएंगी, प्री सर्विसेज एंड इन सर्विसेज फैसिलिटीज फॉर टीचर। अध्यापक के लिए जितनी ज्यादा ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी उतनी ही ज्यादा हम क्या देखेंगे, अध्यापक के अंदर दक्षता आएगी, एबिलिटी आएगी, और उतना ही ज्यादा हमारा टीचिंग मॉडल जो है वो क्या हो पाएगा, सक्सेसफुल जो है वो हो पाएगा। इसके साथ साथ इसमें आता है डिजायरेबल यूज ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। जितने अच्छे मूल्यांकन के हम कहें कि उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, उतना ही अच्छा हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसका फीडबैक फॉलो अप उतना ही इफेक्टिव हमारे सामने आएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन के बिहाफ पर क्या होता है। अगर हम एप्लीकेशन के बिहाफ पर देखें तो इस मॉडल को हमने क्या पाया है, इट इज अ सिस्टमैटिक मॉडल। सिस्टमैटिक मॉडल के बिहाफ पे यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी प्रकार के विषयों को इसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है, वो चाहे इंग्लिश है, चाहे हमारे पास हिंदी है, चाहे हमारे पास साइंस है, चाहे हमारे पास एसएसटी है, सभी को जो है इसकी प्रयोगात्मक क्षमता जो है ये पाई गई कि सभी तरह के सब्जेक्ट्स को जो है इसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें हम क्या खास बात देखते हैं, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऑफ लर्नर, बच्चे की क्या देखी जाती है, सर्वांगीण विकास की जो है वो यहाँ पर एबिलिटी जो है हमें देखने को मिलती है। ये क्या है, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल। सबसे पहला हमने क्या किया है, फोकस किया है, दूसरा हमने क्या किया है, सिंटेक्स किया है, तीसरा क्या किया है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन किया है, चौथा सोशल सिस्टम, पांचवा सपोर्ट सिस्टम, और छठा क्या है हमारे पास एप्लीकेशन। इससे पहले जब हमने देखे थे तो वो क्या थे, बेसिक लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के कंपोनेंट्स थे। उन कंपोनेंट्स के बिहाफ पर हमने देखा कि उस मॉडल के बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो हैं, आधारभूत तत्व जो है वो कौन कौन से या किस तरह से डेवलप हुए हैं। मेजर जो हमारे पास आधारभूत तत्व हैं वो किसी भी बेसिक टीचिंग मॉडल के कितने हैं, 6 हैं, फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। जब हमने ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल को देखा तो उसके केंद्र बिंदु हमारे सामने कितने आए, 4 मुख्य जो है वो केंद्र बिंदु आए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आया, दूसरा एंट्री बिहेवियर आया, तीसरा इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर आया, परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये सब है क्या, ये चीज हमने कंपोनेंट्स के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस करी। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक टीचिंग मॉडल के बिहाव पर शिक्षण प्रतिमान को किस तरह से स्ट्रक्चर आउट किया जाता है, उसकी संरचना जो है वो किस तरह से करी जाती है, और उस संरचना के लिए लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल में हमारे पास कितने पद हमारे सामने आए, 4 पद जो है वो हमारे सामने आए। सबसे पहला क्या था, फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा क्या था, डिटरमाइनिंग एंट्री बिहेवियर, बच्चे के प्रारंभिक व्यवहार का जानकारी लेना। तीसरा क्या है, कैरी आउट इंस्ट्रक्शन वर्क, अनुदेशात्मक प्रक्रिया का नियोजन करना। और चौथा क्या है, डिटरमाइनिंग टर्मिनल और हम कहें अल्टीमेट बिहेवियर, कि वांछनीय व्यवहार के अंदर क्या परिवर्तन आया उसका पता लगाना। ये क्या थे, स्टेप्स थे किस चीज के, लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के बिहाफ पर किसी भी टीचिंग को प्लान करने की। फिर आया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, कि जब टीचर जो है वो बच्चे की क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर रिस्पॉन्स देगा या उन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होगी वो किन चीजों के ऊपर आधारित है। वो बेसिक जो है वो 3
सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जिसे हमने क्या कह दिया, इसके अंदर हिंदी में जिसे हम क्या कह रहे थे, दैट इज अंतर्निर्भरता का सिद्धांत, कि टीचर की सभी क्रियाओं के ऊपर अध्यापक जो है वो निर्भर है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, टीचर भी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहता है और लर्नर भी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहता है। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप, जहां बच्चे की त्रुटियां हैं, एरर आ रही हैं, उन सभी को जो है वो पता लगाना और उन्हें दूर करने के काम के ऊपर करता है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, फोर्थ सोशल सिस्टम की सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में हमने क्या देखा कि ज्यादा से ज्यादा वर्क किसका मिलता है यहाँ पर, टीचर का, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, टीचर डोमिनेंट जो है वो बोला जाता है। स्टूडेंट जो है वो पूर्ण रूप से हर क्रिया के लिए, अंतर क्रिया के लिए किस पे आधारित है, टीचर के ऊपर आधारित है। तीसरे में हमने क्या देखा कि जो मॉडल की सक्सेस है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, जो एक अध्यापक है उसकी क्षमताओं के ऊपर और उसकी दक्षताओं के ऊपर जो है वो निर्भर करेगी। फिर हमने क्या देखा कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो किस तरह का है, तो सपोर्ट सिस्टम में जितना अच्छा जो है वो टीचिंग का एनवायरनमेंट होगा, उतनी ही इस मॉडल के बिहाफ पर टीचिंग इफेक्टिव होगी। उसके साथ साथ जितनी ज्यादा जो है एक अध्यापक के लिए प्री सर्विसेज और इन सर्विसेज फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये फैसिलिटीज किस चीज के लिए दी जाती हैं, एक अध्यापक के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, कौशल होते हैं, उनको विकसित करने के लिए फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो जितनी ज्यादा ये फैसिलिटीज दी जाएंगी उतना ही अध्यापक क्या होगा, उसके अंदर कौशलों का विकास होगा और उतनी ही ज्यादा टीचिंग जो है वो अच्छी होगी। फिर हमारे पास क्या आया, डिजायरेबल यूज ऑफ द इवैल्यूएशन डिवाइस, जितने अच्छे मूल्यांकन के उपकरणों का उपयोग करा जाएगा, मेथड्स का उपयोग किया जाएगा, उतना ही अच्छा हमारे पास फॉलो अप और फीडबैक जो है वो आएगा। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि ये टीचिंग मॉडल जो है वो कहाँ पर अप्लाई जो है वो किया जा सकता है, एक तो ये सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक की वजह से यूजफुल फॉर द ऑल सब्जेक्ट, हर तरह के विषयों के लिए यूजफुल है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो एसएसटी है। और इसी तरह से यहाँ हमें क्या देखने को मिली, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, कि इस मॉडल के बिहाफ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या था, ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके कंपोनेंट्स क्या थे, इसकी मान्यताएं क्या थी, वो चीज देखी। और उसके बाद इस लेक्चर में हमने ये देखा कि इस मॉडल के बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हमारे सामने थे। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।